हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं नीट फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे साथ में। तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे पार्ट 1 तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप वो देख लीजिएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसका हम जो टाइम स्टैम्प है वो कमेंट में डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो कौन सी क्वेश्चन आपको दिक्कत ज़्यादा आते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में और कोई डाउट है तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब इज। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। तो ये रहा आपका एक क्यूब, ठीक है। तो ये रहा आपका एक क्यूब, तो इसके कॉर्नर में क्या है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो अगर आप इमेजिन करेंगे तो पहले आप इमेजिन कीजिए इसके चारों तरफ कितने क्यूब रह सकते हैं। इस तरफ एक क्यूब, सही, यहाँ पर एक क्यूब, यहाँ पर एक क्यूब, इस सरफेस पे एक क्यूब, इस सरफेस पे एक क्यूब। इसको अगर हम मिडिल मान ले तो आप इमेजिन कीजिए, अगर आप सॉलिड स्टेट कभी पढ़ा हो तो उसमें आपको ज़्यादा मेमोराइज होता ही है। तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको इमेजिन करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इतना समझ लीजिए। तो इस एक पॉइंट, ये इसकी चारों तरफ 8 क्यूब को टच करते हैं। टच 8 क्यूब, मतलब ये 8 क्यूब 8 क्यूब के बीच में है। तो यहाँ पर क्या बोला है, द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। तो हम क्या जानते हैं लॉ के हिसाब से कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है किसी भी सरफेस के अंदर तो उसके जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये है पूरा जो 8 क्यूब है उसके अंदर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अगर हम एक क्यूब के बात मान के चले तो एक क्यूब में कितना होगा, डिवाइडेड बाई 8। तो इन 1 क्यूब, इन 8 क्यूब फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेस, सारे फेस के अंदर, मतलब पूरा क्यूब के अंदर कितना जा रहा है। बट इन 1 क्यूब फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ चुका है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज ज़ीरो। का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन पोटेंशियल इन दैट रीजन। अच्छा, आप लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इसके बीच में क्या रिश्ता होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई टी आर। ये तो आप लोगों को पता ही है, क्या मैंने सही बोला ना। तो इस हिसाब से क्या बोल रखा है, ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर बहुतों की गलती ये होता है कि ये डी आर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और डी वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते हैं, वही ना। यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता, मतलब ये जो डी वी बाई डी आर है ये क्या है, डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, राइट। तो इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, ज़ीरो है, मतलब जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ आया। ये इसमें से हम पोटेंशियल ज़ीरो नहीं कर सकते, ये बस रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज ज़ीरो है मतलब क्या है, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। देन इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो द पोटेंशियल इन द रीजन क्या होगा, कांस्टेंट। समझ में आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए चार्ज क्यू एट रेस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्यू चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये रहा हमारा एक क्यू चार्ज। ये फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो किस तरफ होगा फोर्स अप्लाई, हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं। तो प्लस चार्ज में किसी तरफ आपका फोर्स अप्लाई होगा, माइनस की तरफ। तो ये रहा आपका फोर्स की डायरेक्शन। तो आप क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इफ एक्सीलरेशन इज ए देन चार्ज टू मास रेशियो, एक्सीलरेशन क्या दे रखा है ए। हम क्या जानते हैं एक्सीलरेशन से और फोर्स के बीच में क्या रिश्ता है, ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें से, एफ इज इक्वल्स टू ए में, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रहता है तो उसमें कितना फोर्स रखना है। इफ़ ए चार्ज क्यू इज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड E, then force applied on the charge is F is equals to Q, ठीक है। और वहाँ से हम क्या
बात कर सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू ए में, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, वही ना, क्यू ई इज इक्वल्स टू ए में लिख सकते हैं हम। तो इसमें से हमें क्या निकालना है, क्यू बाई एम, राइट। तो क्यू बाई एम, क्यू को हम इस तरफ ले जाते हैं, सॉरी एम को इस तरफ ले जाते हैं, क्यू बाई एम इज इक्वल्स टू ए बाई ई। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, ए बाई ई। ठीक है, समझ आ चुका है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है आपको कि व्हेन 97.52 इज डिवाइडेड बाई, क्या डिवाइडेड बाई 2.54, देन करेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको आंसर नहीं निकालना है कि इससे आप डिवाइड करने लग जाओ और आंसर निकालने लग जाओ। यहाँ पर देखिए सारे एक ही आंसर दे रखा है, किसी में पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, किसी में 2 डिजिट तक, किसी में 3 डिजिट तक और किसी में 4 डिजिट तक। समझ आ चुका है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितने डिजिट तक आंसर निकालेंगे। अगर हम ये पता कर लें कि कितने डिजिट तक आंसर आएगा तो ही हम यहाँ पर भी करेक्ट कर सकते हैं ना। इसमें तो कोई किसी में भी ज़्यादा डिजिट नहीं है ना, मतलब सेम तो डिजिट नहीं है। इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3। समझ आ चुका है। और अब हम याद करें कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं तो अब हम आंसर को कैसे लिखते हैं सिग्निफिकेंट के नंबर के हिसाब से। तो देखिए जब हम व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करते हैं हम, वी चूज द लोएस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब क्या बोला है इसमें कि अगर आप ऐसे मान के चलिए 7 इंटू 0.2 करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, 4.5.2 ले लीजिए, तो इसमें आपका लोएस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 1 सिग्निफिकेंट, इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर। तो आप हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 36.4, तो इसमें हम कितने सिग्निफिकेंट नंबर पे लिखेंगे आंसर, 1 सिग्निफिकेंट नंबर पे हम आंसर लिखेंगे। इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम 97.52 डिवाइडेड बाई 2.5 कर रहे थे, तो इसका आंसर आपका 38.3937 इतना तक आ सकता है। तो अब आप क्वेश्चन है हम इसमें से कौन सा आंसर चूज़ करेंगे। तो देखिए ये जो इसमें लोएस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 3 है, इसमें 3 है, यहाँ पर 4 है, तो हम लेंगे बस 3 डिजिट तक, मतलब 3 सिग्निफिकेंट नंबर जिसमें होगा उसको लेंगे। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर किसमें कहाँ तक आएगा, 1 2 यहाँ पर 1 3, ठीक है। 3 के बाद क्या है, यहाँ पर 9 है, 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 38 पॉइंट इसको 4 कर देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन 4। समझ आया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या बोला है कि डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन व्हिच यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। न्यू सिस्टम में क्या बोला है, इन न्यू सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ आपका आया 5 सेंटीमीटर, देन यूनिट ऑफ मास इज 20 ग्राम, यूनिट ऑफ मास इज 20 ग्राम, राइट। देन वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी, अब क्या मांग रहे हैं हमें, जो नया यूनिट के साथ आपका डेंसिटी कितना आएगा। अब देखिए ओल्ड सिस्टम में क्या है आपका डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम, राइट। अब इन न्यू सिस्टम न्यू लेंथ यूनिट कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, राइट। न्यू वॉल्यूम कितना आएगा, आप वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ की क्यूब होता है, तो 5 की क्यूब मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या देख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम था हमारे पास ओल्ड सिस्टम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में था आपका 8 ग्राम, ठीक है। तो अब न्यू जो सिस्टम आया उसमें 125 सेंटीमीटर में कितना ग्राम होना चाहिए आपका, 8 इंटू 125 इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। पर क्या बोला है, यूनिट ऑफ मास क्या है 20 ग्राम, तो फिर न्यू यूनिट ऑफ मास क्या है, न्यू मास यूनिट क्या है 1000
डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 50। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि नाउ डेंसिटी न्यू सिस्टम में क्या होगा, 50 न्यू मास यूनिट डिवाइडेड बाय क्या 1 न्यू वॉल्यूम, राइट। तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका 50। ठीक है, तो आपको पूरी बात समझ में आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। न्यू लेंथ में क्या बोला, लेंथ यूनिट 5 सेंटीमीटर क्यूब। न्यू वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम यूनिट सॉरी, न्यू वॉल्यूम यूनिट क्या है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना था 8 ग्राम, तो अब हम 125 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा 1000 ग्राम, राइट। वहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट था वही हमारा डेंसिटी था। यहाँ पर कितना आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम है वही हमारा डेंसिटी है। बट न्यू मास यूनिट के हिसाब से क्या है 20 ग्राम है न्यू मास यूनिट, वही ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू मास यूनिट हम डिसाइड करने के लिए 1000 को 20 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ रहा है हमारा 50 ग्राम ना, 50 मास यूनिट न्यू मास यूनिट के हिसाब से। तो हम न्यू डेंसिटी के हिसाब से क्या करेंगे, पहले ऊपर न्यू मास यूनिट बाई न्यू वॉल्यूम यूनिट। तो 1 ग्राम 1 न्यू वॉल्यूम यूनिट क्या था हमारा, जो 125 सेंटीमीटर क्यूब, और ऊपर हमारा 50। तो पिछला हिसाब से ना, तो अब हम 1 न्यू वॉल्यूम यूनिट के अंदर कितना ग्राम आ रहा है न्यू यूनिट के हिसाब से 50। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़। ये देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन बट ईजी है। तो देखिए हमारे पास क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप मे डिपेंड अपॉन रेडियस। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस, डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन एस, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ए बी सी हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें देखिए क्या बोल रखा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आर टू द पावर ए रो टू द पावर बी एस टू द पावर सी, राइट। तो अब देखिए हम अलग अलग से सबकी जो डायमेंशनल यूनिट है वो निकालेंगे, उसके बाद उसको इक्वल कर देंगे, तभी हमारे पास ए बी सी आ जाएगा। कैसे करेंगे, रो क्या है, सॉरी रो नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी रो ही है। तो फ्रीक्वेंसी हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू टाइम इनवर्स 1/t होता है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम कि इनवर्स और m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। और बाकी क्या देख लेते हैं, ये जो रेडियस है इसको क्या लिख सकते हैं हम, रेडियस को तो लेंथ दी है ना, इसको l से डिनोट कर सकते हैं। और अब आता है आपका जो सरफेस टेंशन, इसको हम कैसे निकालेंगे। सरफेस टेंशन क्या है हमारे पास F/L, राइट, F/L ना, तो F का क्या होगा ml t टू दी पावर -2/L, तो क्या आएगा m t टू दी पावर -2 हो गया। अब हम करते हैं इक्वल, दोनों तरफ इक्वल कर देते हैं, m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t -1 इज इक्वल्स टू आपका l टू दी पावर a, r की जगह लिख रहे हैं हम, रो की जगह क्या लिखेंगे, और रो तो हमने निकाले ही नहीं, रो निकाल लेते हैं। रो क्या है, रो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या आ जाएगा m, वॉल्यूम क्या l t टू दी पावर -3, तो m l t टू दी पावर -3 आया, m l t टू दी पावर -3 टू दी पावर b। अब इसकी ऊपर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह m t टू दी पावर -2 टू दी पावर c। ठीक है, तो हम इक्वल कर लेते हैं, कितने कौन सी इक्वेशन आते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर l के ऊपर क्या आएगा a प्लस b, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कोई l नहीं है, ठीक है। m के ऊपर यहाँ पर है b और यहाँ पर है c, b प्लस c, और t के ऊपर -3b और -2c, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें से अलग अलग इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, दूसरा इक्वेशन b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तीसरा इक्वेशन क्या आएगा -3b -2c इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो इसमें से हम पहले हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें से देखिए b इज इक्वल्स टू -c लिख सकते हैं, और यहाँ से b इज इक्वल्स टू -a। अब देखिए यहाँ पर हम b निकाल सकते हैं डायरेक्टली, दोनों को रिप्लेस करके कैसे करेंगे, -3b -2c की जगह क्या लिख सकते हैं, -c की जगह हम लिख सकते हैं b, तो यहाँ पर आ गया +2b इज इक्वल्स टू -1, तो -b इज इक्वल्स टू आपका -1, b इज इक्वल्स टू 1,
लगता है कहीं गलती हो चुका है। रुकिए हम फिर से देख लेते हैं। रेडियस ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन, द वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर इक्वल टू। कहाँ गलती हुआ है? सॉरी यहाँ पर एक गलती हुआ है कि यहाँ पर गलती हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू, तो एम एल टू द पावर -3। तो मैं करेक्शन करके आपको देती हूँ। तो हम इसमें से क्या लिख सकते हैं, एल टू द पावर A-3B, ठीक है, एम टू द पावर B प्लस सी एल टू द पावर A-3B, और टी टू द पावर क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर -2C जस्ट। करेक्ट। अब हम अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं इसमें से। फर्स्ट इक्वेशन एम की पावर से यहाँ पर 0 है तो B प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, अलग अलग इक्वेशन लेके उससे कंपेयर करके हम अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। A-3B इज इक्वल्स टू आपका 0। थर्ड इक्वेशन -2C इज इक्वल्स टू -1, राइट। अब देखिए B इज इक्वल्स टू -C यहाँ से, और A इज इक्वल्स टू 3B लिख सकते हैं हम, और यहाँ से C इज इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है हाफ, माइनस साइनस काट किया और C इज इक्वल्स टू हाफ। C इज इक्वल्स टू हाफ होता है तो B इज इक्वल्स टू -हाफ और A इज इक्वल्स टू -3/2। तो आंसर आपका क्या आ चुका है, आंसर आपका A इज इक्वल्स टू -3/2, B -हाफ, C आपका हाफ। तो आंसर क्या है आपका, आंसर 4। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रखा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज केप्ट अलोंग जेड एक्सिस। का मतलब क्या है, ये जो जेड एक्सिस बराबर है इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो आप क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए हम एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप कि अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके अगल बगल किसी डिस्टेंस में आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या है, E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। यहाँ पर क्या है, k इज इक्वल्स टू 1/4πε0 कॉन्स्टेंट होता है। तो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि लैम्डा तो यहाँ पर कांस्टेंट है ना, लैम्डा यहाँ पर सेम है। आपका क्या मैटर कर सकता है, डिस्टेंस मैटर कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप नोटिस करेंगे 3, 4, -6 और यहाँ पर 3, 4, 0 दे रखा है। बी पॉइंट का क्या है 3, 4, -6, बी पॉइंट का 3, 4, 0। तो जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आर ए, पॉइंट ए का डिस्टेंस क्या है, √3² प्लस 4² मतलब 5। डिस्टेंस बी का डिस्टेंस क्या होगा, 3² प्लस 4² इक्वल्स टू 5। ये कहाँ से डिस्टेंस है, जेड एक्सिस से। तो हम किसका कोऑर्डिनेट लेंगे, आर फ्रॉम जेड x² प्लस y, ऐसे करके हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कोऑर्डिनेट किसका दे रखा है, यहाँ पर जो x² y, x और y की वैल्यू हम पुट करें तो यहाँ पर हम क्या आया 5। तो हमारा डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम होगा। तो हम क्या कहेंगे, EA/EB इज इक्वल्स टू 1/1। ये दोनों जगह सेम है ना, सॉरी R फॉर के डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपको शायद ना मिले क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग एंड एनक्लोज सरफेस रेस्पेक्टिवली आर φ1 एंड φ2, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। क्या बोला है कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसके अंदर किसी एक चार्ज है Q, तो Q बाहर से कितना था चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था φ1। तो ये इसका अंदर इंटर किया और जो बाहर निकला वो क्या था φ2। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका इनसाइड में ये जो Q कितना है वो आपको पूछ रहा है। तो देखिए
क्यू चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है? कोई चार्ज क्यू अगर किसी सरफेस के अंदर है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हम गॉस लॉ से निकल सकते हैं। गॉस लॉ क्या बोलते हैं? फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू चार्ज के लिए जो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, क्यू चार्ज के लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसमें से नेचुरली क्या देख सकते हैं कि फाई टू क्या होगा? फाई वन प्लस क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ पर हम क्यू इनसाइड कैसे निकलेंगे? फाई टू माइनस फाई वन इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। समझ आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मास एम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। चार्ज क्या है? चार्ज आपका है क्यू, मास क्या है? मास इज इक्वल्स टू एम, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू इज इक्वल्स टू जीरो इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। 3 सेकेंड बाद आपका काइनेटिक एनर्जी एट टी इज इक्वल्स टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम वी कैसे निकालेंगे? वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। यू क्या है यहाँ पर? ज़ीरो है। तो अब हम क्या क्या निकालना है? हमें ए निकालना है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, राइट। तो अब यहाँ से देखिए एफ हमें निकल चुका है। ए क्या है? एफ बाई एम, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम। समझ आया? इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर पुट कर लेते हैं। वी इज इक्वल्स टू ए की जगह क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं आराम से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की जगह ये रहा वी स्क्वायर हाफ इंटू एम इंटू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये एम कट गया तो क्या रहेगा? हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। कौन सी ऑप्शन? क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे बोला है कि x इक्वल्स टू ए टी क्यूब एंड y इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर। हमें क्या निकलना है? डी एक्स बाई डी वाई। हम क्या निकल सकते हैं? अभी तक हम क्या सीखा था कि x इक्वल्स टू ए टी क्यूब है तो हम डेरिवेटिव कर सकते हैं किसका? डी एक्स बाई डी टी का कर सकते हैं, वही ना। यहाँ पर क्या टी के वेरिएबल है तो हम डी वाई कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये अलग अलग से करना पड़ता है। कैसे? डी एक्स बाई डी टी हम कर सकते हैं नेचुरली, क्या आता है? 3a टी स्क्वायर। और y को अलग से करेंगे, y को डी वाई बाई डी टी, 2b t। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे कैसे? 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी बाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू इस तरफ से 3a टी स्क्वायर बाई 2b t। आंसर क्या आया आपका? डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये कट चुका है 3a t बाई 2b, ठीक है। कौन सी ऑप्शन आया आपका? 3a t/2b। ये रहा आपका 3a t/2b। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। 3 आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल ईच ऑफ चार्ज 2 कूलम्ब आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट P। तो क्या बोला है कि एक कॉमन पॉइंट है, इसमें से तीनों बॉल झूल रहा है। कैसे? ये रहा एक आपका B1 और यहाँ पर एक और B, इसका नाम दिया है B2 और ये और एक आपका B3, B2 B3 B1, ठीक है। आप क्या बोल रहा है? ईच थ्रेड्स, हर एक थ्रेड्स का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ ईच थ्रेड इज 2 मीटर। ये रहा आपका 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, राइट। ये रहा आपका पॉइंट P। दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। ये जो तीनों बॉल है ना, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। इक्विलेटरल का मतलब क्या है? जिसका तीनों साइड सेम है। ये रहा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, ऊपर से तीनों बॉल झूल रहा है ऐसे और उसका बीच, खुद के बीच एक ट्रायंगल बन रहा है 1 मीटर का, ठीक है। आप क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज्ड बॉल। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें से कोई भी एक में अगर हम मान के चले B2 पे,
इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, इफ नेट ऑन B2 और एंड चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉल विल बी देयर, द रेशियो ये मांग रहा है इसके साथ किसका, फोर्स ऑन ए चार्ज बॉल, ये B2 में सॉरी द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल, कोई भी दो में, B2 के साथ B1 और B3, इफ बिटवीन B2 एंड B3 मान के चलते हैं, क्योंकि हर एक का जो चार्ज है ना वो 2 कूलम है, तो फिर हम कोई भी चार्ज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें नेट चार्ज कितना आएगा। अगर ये एक चार्ज है 2 कूलम का, ठीक है, और ये एक चार्ज है 2 कूलम का, तो इसके बीच में कितना आएगा, तो हम एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका, तो ये आपका मान लेते हैं क्यू चार्ज, ये है क्यू चार्ज, ये है क्यू चार्ज, तीनों का सेम है। तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इस तरफ ये फोर्स लगाया, ये कितना लगाएगा इस तरफ, इतना लगाएगा ना। इसके बीच में एंगल क्या होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कितना होता है, ये रहा आपका 60 डिग्री, इसके बीच कितना होता है 60 डिग्री। तो अगर ये दोनों क्यू चार्ज है, इसके बीच का जो फोर्स है वो अगर एफ होगा, ये दोनों क्यू के बीच के अंदर फोर्स कितना होगा, वो भी एफ होगा। हम मान के चलते हैं दोनों की बीच की फोर्स है एफ, तो इस तरफ एफ, इस तरफ एफ, तो नेट फोर्स कितना आया, एफ नेट ऑन B2 रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस 3 एफ सॉरी 2 एफ कॉस 60 डिग्री, राइट। तो इसमें से हम √3 एफ आ जाता है, तो इसका वैल्यू क्या आया आपका √3 एफ। और क्या बोल रहे हैं B2 एंड B3 के अंदर, ये B2 और B3 के अंदर कितना फोर्स है, वो तो हम मान ही चुके हैं ना, एफ सभी तो इक्वल ही है। अगर हम ये B1 वाला लेते और B2 वाला लेते, वो भी तो सेम ही आता ना, तो कोई भी ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें है एफ, तो हमारा कितना आया √3:1। समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक थोड़ा अलग सा टाइप का था। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर शोन इन द फिगर। क्या बोल रखा है कि हम दोनों कॉन्सेंट्रिक जिसका सेंटर सेम है ऐसे दो स्फीयर ले लेते हैं, एक का रेडियस है R1, दूसरे का है R2, ठीक है। देयर पोटेंशियल एट देयर सेंटर, सेंटर में कितना पोटेंशियल आएगा, अंदर का Q1 बाहर का Q2 चार्ज है इसमें। तो हम क्या जानते हैं, कोई भी शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एट सेंटर और इनसाइड द शेल क्या होता है, इज इक्वल्स टू V सरफेस। मतलब सरफेस में जो चार्ज होता है वही होता है अंदर और सेंटर में भी। तो अगर हम बाहर वाला मान के चले तो उसके लिए अंदर कितना चार्ज होगा या फिर उसके लिए सेंटर में कितना चार्ज होगा। इसका फॉर्मूला पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ कि Q/R², मतलब R क्या है, R इज इक्वल टू रेडियस। तो अगर हम बाहर वाला लेके चले 2 नंबर या 1 नंबर लेंगे, 2 नंबर शेल के लिए कितना आएगा, फॉर द शेल टू क्या होगा V2 क्या होगा KQ2/R2 फॉर द शेल 1, बीच अंदर वाला जो है उसके लिए कितना आएगा KQ1/R1। तो अब क्या आया, टोटल जो पोटेंशियल हो कितना होगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो टोटल पोटेंशियल V नेट इज इक्वल्स टू KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। समझ आया, क्लियर हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ये जो KQ1/R1 ये ऑप्शन नंबर 2। तो इसको हमें थोड़ा एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, क्या क्या बोल रहा है, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ ए यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा है कि हम पहले कुछ नोट लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए अगले पेज पे चलते हैं। देखिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसका मतलब क्या हुआ, M0 L0 T0 कोई डायमेंशन नहीं है, बट इसमें क्या होता है, इसमें बट यूनिट कैन बी प्रेजेंट। कैसे प्रेजेंट हो सकता है, अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो हमारे पास प्लेन एंगल होता है,
इसका क्या है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, बट ऐसा यूनिट में इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है आपका रेडियन। समझ आया? तो ये क्या हुआ, डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस, डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। और एक सिनेरियो देखिए, इसमें केस में क्या होता है, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। इसका एग्जांपल देख लीजिए, स्ट्रेन आपको पता है स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल बाई एल। इसके लिए क्या होगा आपका यूनिट यूनिटलेस, क्यों, ऊपर भी लेंथ का भी नीचे भी लेंथ का यूनिट, तो यूनिटलेस हो गया। और डायमेंशन, डायमेंशन भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी अगर यूनिटलेस है उसका डायमेंशन नहीं हो सकता। सो वी कैन से यूनिटलेस क्वांटिटी never has a dimension, but dimensionless quantity can have a unit। आपको समझ आया? ये रहा हमारा कंक्लूजन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज ए यूनिट। फॉल्स, यूनिट हो सकता है, बट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो नहीं है ना, एग्जिस्ट तो करता है। ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऑलवेज हैव ए यूनिट, ये भी फॉल्स है, यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट, राइट, यूनिट तो हो सकता है ना, जैसे कि आपका प्लेन एंगल। समझ आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन, एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय यू इज इक्वल्स टू, क्या दे रखा है, यू इज इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स बाई के टी। इसमें अल्फा एंड बीटा क्या है आपका कांस्टेंट है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा एल। अब क्या है, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होता है ई बाई कैपिटल टी, मतलब ये टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर। तो क्या होगा, ई का इन क्या है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और टेम्परेचर का आपका थीटा, राइट। तो एक बार में हम क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 थीटा टू द पावर -1। ये हम ई बाई टी कहाँ से लिख रहे हैं, देखिए हम क्या जानते हैं, ई इज इक्वल्स टू 3/2 के टी, ये फॉर्मूला तो आपको याद है ना, ये कहाँ से आया, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, राइट। तो इसमें से ये क्या आता है ई बाई टी ना, इसके साथ तो 2/3 आता है, उसमें तो कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम जब भी डायमेंशन निकालते हैं तो हम ई के इजिकल्स टू ई बाई टी पकड़ के डायमेंशन निकालते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है कि द डायमेंशन ऑफ बीटा, हमें क्या निकालना है, बीटा क्या होगा, बीटा का डायमेंशन। आप देखिए हमें क्या चाहिए, बीटा की डायमेंशन, इसके लिए हम अल्फ़ा बाई बीटा साइन अल्फ़ा एक्स बाई के स्मॉल टी, राइट, इतना हम क्या दे रखा है। तो हम क्या जानते हैं इसका आपका डायमेंशन होता है साइन थीटा, क्या होता है आपका डायमेंशनलेस, राइट। थीटा भी क्या होगा इसमें डायमेंशनलेस, इसके अंदर जो एंगल है ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो ये डायमेंशनलेस कैसे होगा, अल्फ़ा एक्स बाई के टी इज इक्वल्स टू क्या 1, डायमेंशनलेस है ना, तो अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू के टी, राइट। तो अल्फा की डायमेंशन क्या है हमें नहीं पता, अभी अभी तक नहीं पता। एक्स की डायमेंशन हमें पता है एल है, के की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 थीटा टू द पावर -1, राइट। और स्मॉल टी की डायरेक्शन, स्मॉल टी क्या है इसमें टेम्परेचर, इसका थीटा आया अल्फा। अब यहाँ पर क्या होगा, एल एल कट गया, एम टी टू द पावर -2 थीटा ये कट गया, प्लस माइनस कट गया ना, कट कर जीरो हो गया। तो एम टी टी -2 क्या आया हमारे पास अल्फा की। अब हम यू क्या है यहाँ पर, यू है हमारा एनर्जी डेंसिटी, यू इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब होता है, एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी क्या हुआ, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, वॉल्यूम एल क्यूब, तो फिर क्या हुआ एम एल इनवर्स टी टू द पावर माइनस टू, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यू की जगह एम एल इनवर्स टी टू द पावर माइनस टू इज इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा तो हमारे पास आ चुका है एम टी टू द पावर माइनस टू, और बीटा की जगह रख देंगे। और हम साइन थीटा का कोई हमारे पास डायमेंशन है, साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, साइन थीटा वन डायमेंशनलेस, इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब बीटा कैसे निकालेंगे इसमें से, बीटा इज इक्वल्स टू एम टी टू द पावर माइनस टू बाई एम एल इनवर्स टी टू द पावर माइनस टू, एम गए टी टू द पावर माइनस टू, टी टू द पावर माइनस टू गए एल, कहीं गलत तो नहीं हो गया ना, एम टी सॉरी, ठीक है, बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा एल, तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पर एक गलत हो चुका है, यहाँ पर अल्फा क्या होगा, यहाँ पर तो एक एल रह चुका है ना टी टू द पावर माइनस टू, तो यहाँ पर भी क्या होगा एम एल टी टू द पावर माइनस टू, तो यहाँ पर बीटा क्या होगा एम एल टी टू द पावर माइनस टू बाई एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, तो क्या हुआ एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी टू द पावर ज़ीरो, ठीक है। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई, ये तो हम फॉर्मूला जानते हैं, और वी क्या दे रखा है 200 प्लस माइनस टू, आई क्या दे रखा है 20 प्लस माइनस 0.3। अब हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल एरर, यहाँ पर आंसर परसेंटेज में दे रखा है तो हमें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, इसमें से हम कैसे परसेंटेज एरर के फॉर्मूला में लिख सकते हैं, डेल आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल आई बाई आई इंटू 100, राइट। तो इसमें से हम वी को कैसे निकाल सकते हैं, डेल ये जो परसेंटेज एरर वी के लिए डेल वी बाई वी इंटू 100 कैसे होगा, डेल वी कितना है 2 अपन 200 इंटू 100, राइट, 2 से कट गया 2 से 1% आ गया। अब आई से क्या आएगा डेल आई बाई आई इंटू 100, डेल आई कितना है 0.3 बाई आई कितना है 20 इंटू 100, राइट, 200 हो गया ये 3/2 मतलब 1.5%, 3/2% इज इक्वल टू 1.5%। अब क्या हमें निकालना है डेल आर बाई आर इंटू 100, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डेल वी बाई वी इंटू 100 का जगह क्या लिखेंगे 1% प्लस डेल आई बाई आई इंटू 100 की जगह लिखेंगे 1.5%, तो क्या आएगा हमारे पास 2.5% हो गया टोटल एरर इन आर, ये आ गया हमारा आंसर 2.5%। 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए फिक्स चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, क्या मतलब हुआ, फिक्स चार्ज कौन सा है 1 मिलीकूलम, ये है फिक्स चार्ज, इससे कितना डिस्टेंस पर ए पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम एंड 1 मीटर, इसमें से 1 मीटर डिस्टेंस पे कौन सी चार्ज है 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो फिर क्या करना है हमें, इफ़ द पार्टिकल इज रिलीज्ड, ये पार्टिकल छोड़ दिया मैंने इसको, पहले हम क्या कर रखे थे इसको एक जगह फिक्स कर रखे थे, उसके बाद एक पार्टिकल को हम छोड़ दिए, इस पार्टिकल को हम छोड़ दिए, ये तो फिक्स्ड है ऑलरेडी 1 माइक्रोकूलम का आप छोड़ दिए। तो द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ये जब 10 मीटर पे पहुंचेगा तब इसका क्या मांगा है स्पीड मांगा है, देन स्पीड v क्या होगा, ये हम कैसे निकलेंगे, तो देखिए हम क्या जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल यू, राइट, इसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी किसका इक्वल होगा, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, वही ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुआ था वही चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसमें से हम पहले पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देख लेते हैं क्या होगा, इनिशियल पोजीशन में क्या है यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/R, यही होता है ना फॉर्मूला, इसके हिसाब से क्या होगा के इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 बाई आर क्या है 1 मीटर, राइट। यू फाइनल पोजीशन में क्या होगा के इंटू Q1 की जगह वही पहले वाला Q1 Q2/R, इसके जगह के इंटू 10⁻³ 10⁻6 अपॉन 10 मीटर, राइट।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−9 ऐसा है। तो इसमें ये कट गया तो यहाँ पर आ गया 9 और इसमें इसमें पहले हम के की वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−9 अपन 10 ये कट गया 9 9/10 क्या हुआ 0.9 राइट। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं डेल यू मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल वो हुआ ना चेंज जो हुआ है। तो कहीं लिखना जी क्या लिख सकते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल यू 9 माइनस 0.9 राइट। अब क्या हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ एम की वैल्यू क्या होगा 2 ग्राम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ वी स्क्वायर ये रख लेते हैं यहाँ पर क्या 9 माइनस 0.9 8.1 ठीक है यही हुआ ना हमारे पास। तो हम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कट गया 881/10 इंटू इसको 10⁻³ 10⁻³ अब हम v इज इक्वल्स टू √ओवर ऑफ 81 इंटू 10 से गया 2 रह गया 81 10 स्क्वायर मतलब हमारे पास आ गया 9 इंटू 10 90 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन 2। समझ आया आपको। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है द इक्वेशन ऑफ द लाइन एज शोन कैन बी। ये जो लाइन दे रखा है इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये तो हमें देख ही पा रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है वही ना दिख तो रहा है स्ट्रेट लाइन की फॉर्मूला हम क्या होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m क्या है m इज इक्वल्स टू स्लोप वही ना ठीक है। अब देखिए स्लोप क्या है tan थीटा। तो tan थीटा ये जो स्लोप ये कैसे हम मेजर करते हैं इसमें पॉजिटिव कैसे ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुका हूँ शायद बता चुका हूँ अभी तक मुझे याद नहीं है। बट देखिए हम tan थीटा जो थीटा कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वही हम थीटा लेंगे ना कि इस तरफ वाला ये वाला नहीं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा। तो अगर ये जो थीटा ये है अगर लेस देन 90 डिग्री है तो फिर tan थीटा का वैल्यू आता है पॉजिटिव। बट अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री होता है तब tan थीटा क्या होता है नेगेटिव। तो ये हमारे यहाँ पर tan थीटा क्या आएगा पॉजिटिव तो एम क्या होगा पॉजिटिव। तो इस सब में से देखिए इसको हम कैलकुलेट कीजिए इसको कंपेयर कीजिए इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ एम क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है ये हो सकता है माइनस ये नहीं होगा ये भी माइनस में है ये भी नहीं होगा। इतना तो हमें क्लियर हो चुका है। अब हमें देखना है प्लस सी होगा या फिर माइनस सी। देखिए y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 4 दे रखा है और हमारे पास क्या है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करना है। तो देखिए जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आता है हमारे पास इस पिक्चर में देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं एक 0 जहाँ पर है y की वैल्यू क्या है y उस वक्त पॉजिटिव है। तो इसमें हम ये दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं पहले। देखिए ये t यहाँ पर x है t की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल 4 आ रहा है तो फिर हमारे पास पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दूसरे इसमें भी ट्राई करके देखिए यहाँ पर हम t पुट करेंगे t 0 पुट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पर क्या होता है y इज इक्वल्स टू -4। ये पिक्चर के साथ मैच कर रहा है जब एक 0 है तब y क्या आपका -4 है या फिर +4 है +4 है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया ऑप्शन 1। अब इसमें मांगा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात क्या कर रहा है 10 की पावर में कितना है तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। अब देखिए अगर ये जो पहले वाला है ना ये अगर 2.3 ये अगर लेस देन 5 है अगर ये लेस देन 5 है तो हम मैग्नीट्यूड जो 10 की पावर में है वही बता देंगे जो 10 की पावर में है वही हम बता देंगे। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नीट्यूड 5 और अगर ये 5 से ग्रेटर देन होता इफ ये ग्रेटर देन होता तब हम क्या करते मैग्नी ये जो 10 की पावर में है उसके साथ एक प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है ये 10 से लेस है 5 से लेस है ये पहले वाला। तो हम 10 की पावर में जो ही है वही है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें हमें क्या बताया गया है कि ए मॉस्क्यूटो इज फ्लाइंग विद स्पीड 5.5 मीटर पर सेकेंड
वी की वैल्यू क्या दे रखा है, मॉड वी 5.5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट 1 2 -3 सेंटीमीटर टू पॉइंट 3 -4 6 सेंटीमीटर। इट्स वेलोसिटी वेक्टर। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर। कैसे निकालेंगे, वी वेक्टर इज इक्वल्स टू, वी की जो वैल्यू दे रखा है, वी की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड 5.5 इंटू R2 माइनस R1 बाई R2 माइनस R1 इसका मॉड। ये क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये एक एक्चुअली एक यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कि कौन सी दिशा में मॉस्किटो फ्लाई कर रहा है। और ये रहा आपका वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड। इसके साथ हम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर में इसका डायरेक्शन पता कर लेंगे। तो R2 हम क्या है, R2 है यहाँ पर 3 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप, राइट। R1 क्या है, i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, ठीक है। अब देखिए R2 माइनस R1 क्या होगा, 3 - 1 2 i कैप -4 - 2, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, -4 इस -2 -6 j कैप, और इसमें से +6, और ये पर हमारे पास प्लस हो गया, माइनस करने से प्लस हो गया 6 9 k कैप। आप खुद से कर सकते हो ये, अब खुद से एक लाइन खुद से ज़्यादा कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो देखिए 9 k कैप हो गया। आप इसका मॉड निकालते हैं, मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड √2 प्लस 6 प्लस 9 क्या आएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 36 प्लस 81, या 121 इज इक्वल टू 11, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 5.5 इंटू ऊपर क्या है हमारे पास 2 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 9 k कैप, राइट। और नीचे मैग्नीट्यूड क्या कितना आया 11, ये रहा हमारा आंसर। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा लेंदी नहीं है, आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं ही कर दे रही हूँ। 5.5 इंटू 2/11 i कैप माइनस 6/11 k कैप 9/11, सॉरी ये j कैप, ये k कैप। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4.5 k कैप, आपका आंसर 2। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या बोला है, टू कॉन्स्टिट्यूट सेल ऑफ रेडियस r एंड 3r हैविंग चार्ज q एंड 3q रेस्पेक्टिवली, देन पोटेंशियल एट कॉमन पॉइंट, कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने कुछ ही पहले किया है पहले, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देती हूँ। जो पोटेंशियल अंदर होता है, पोटेंशियल एट इन साइड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सरफेस, यही होता है ना। तो क्या होता है k/q/r, r इज इक्वल्स टू रेडियस, यही है हमारा फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या मांगा है हमें, पोटेंशियल एट कॉमन पॉइंट। ये जो कॉमन पॉइंट है इसमें कितना होगा, पहले बाहर वाले के लिए v फॉर 3q के लिए कितना होगा सेंटर पे, k इंटू 3q/3r, राइट। और v फॉर vq कितना होगा सेंटर पे, k/q/r। तो v नेट कितना होगा, v नेट तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। 3k/3r, ये कट गया, प्लस k/q/r, राइट। तो फिर क्या आया 2k/q/r। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ डाइपोल मोमेंट 2.4 इंटू 10⁻10 कूलम मीटर। तो क्या बोल रखा है, डाइपोल क्या है, डाइपोल को लिख लेते हैं, कितना वैल्यू दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻10 कूलम इंटू मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 0.4 मीटर। ये रहा हमारे पास एक आपका डाइपोल, ठीक है। डाइपोल से कितना दूर बोला है, डाइपोल से आपका 0.4 मीटर डिस्टेंस में, फ्रॉम द सेंटर से 0.4 मीटर, 0.4 मीटर पे क्या बोला है, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। सॉरी, ये कितना एंगल पे है, ये 60 डिग्री एंगल पे है, ये आपका 60 डिग्री एंगल पे है 0.4 मीटर। इस पॉइंट पे आपका क्या मांगा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल कितना होगा, वी क्या होगा। तो कोई भी कॉमन पॉइंट पे, मतलब कॉमन मतलब कोई भी अननोन पॉइंट पे जो एक्सिस पे ना हो या फिर डायरेक्ट मिडिल पे ना हो, आपका एक्सिस पे हो ना हो, डायरेक्ट मिडिल पे ना हो, उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, वी एट एनी पॉइंट क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये याद है, इसमें क्या के क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
राइट। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए के की वैल्यू तो हमें याद है 9 इंटू 10⁻9। तो देखिए हमें क्या मांगना है, क्या पूछ रहे हैं हमें, सॉरी पोटेंशियल। तो हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, पी की वैल्यू क्या दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻−10। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, कॉस 60 क्या है, कॉस 60 बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 0.4 इंटू 0.4 स्क्वायर को डिवाइड करके लिख लें हम। कॉस 60 क्या होगा, हाफ इंटू हाफ, हाफ को इंटू 1 नीचे 2। ठीक है, समझ आया आपको, ये पॉइंट पॉइंट चला गया, ये पॉइंट ऊपर 10। ठीक है, 4 6 2 से 3, यहाँ पर देखिए 9 इंटू 3 इंटू 10, ये 10 इस तरह चला गया, 9 इंटू 3 बाई 4, 27 बाई 4, क्या आएगा 4 6 24, 3 6.75 वोल्ट, राइट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला से हो गए हैं, बट कुछ क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो आप जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जिस क्वेश्चन में, उसको आप एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे हम पहुँच चुके हैं। क्या बोल रहा है, ए वर्नियर कैलिपर इज़ यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। सिलिंड्रिकल वेसल की डेप्थ मेजर करने के लिए यूज होता है वर्नियर कैलिपर्स। व्हेन द डेप्थ स्ट्रिप जस्ट टचेज द बेस ऑफ द वेसल, ये जो वेसल है इसकी बेस को टच कर रहा है वर्नियर कैलिपर्स। तो क्या हम पूछ रहे हैं हमें, इट वॉज ऑब्जर्व दैट मेन स्केल रीडिंग इज 4.2 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग क्या दे रखा है, मेन स्केल रीडिंग इज 4.2 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। मेन स्केल रीडिंग 4.2 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल की जो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, फिफ्थ डिवीजन। ठीक है, इंग्लिश इसके साथ क्या होगा, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई होगा वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए। अब क्या है, कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। इफ वर्नियर कांस्टेंट इज 0.1 मिलीमीटर, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब क्या है, वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू होता है लीस्ट काउंट, दोनों सेम ही बात है ना, 0.1 मिलीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में ले जाते हैं 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज गिवन बाई 5.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या दे रखा है, एरिया इज इक्वल्स टू 5.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मांग रहा है, द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी वेसल। अब वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम, वही ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें पहले चाहिए हाइट चाहिए। हाइट कैसे निकालेंगे, जो वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग आएगा, मतलब एक्चुअल जो फाइनल रीडिंग आएगा वही होगा हमारा हाइट। ये जो हाइट निकालने के लिए ही तो हम यूज़ कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो देखिए फॉर्मूला हम पुट करते हैं, क्या है, रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है 4.2 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, फिफ्थ डिवीजन के साथ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ 4.2 प्लस 0.05 इज इक्वल्स टू 4.25 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है हमारे पास हाइट है, ये क्या है, ये है हाइट। तो एक्चुअली वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया कितना है, एरिया है हमारे पास 5.0 इंटू हाइट क्या है, हाइट हमारे पास है 4.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.250। बट हम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखेंगे तो कितना आएगा, जो सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फिर क्या आएगा आपका 21 पॉइंट, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर इसमें कोई एडिशन वगैरह नहीं होगा पिछले वाले में। तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा आपका 4। इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, लीस्ट वाला हमें लेना है। ये है हमारा एक है एडिशनल क्वेश्चन, सिमिलर लिख लेते हैं। ये आज के लिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगले वीडियो में मैं बाकी के जो 15 क्वेश्चन रिमेनिंग है उसको कवर कर देंगे, उसके साथ थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन भी होगा। वो आपको कल ही आ जाएगा, मतलब अगले दिन ही आ जाएगा क्वेश्चन, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि फुल एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दूँ। उससे अगर आपको ज़्यादा हेल्प हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं तो ऐसे ही हम पार्ट बाई पार्ट देंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सर्कमफरेंस। एक सर्कुलर वायर, ये रहा हमारे पास एक सर्कुलर वायर,
इसके ऊपर कितना है, ये इसका रेडियस कितना है, आर रेडियस है। टोटल चार्ज क्या है, क्यू। डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ है, इसका सर्कमफ्रेंस की जो आउटर जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर टेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर इज कट ऑफ। क्या बोल रहा है, इसमें से हम थोड़ा कट कर लेते हैं, ये थीटा वाला है, ये हम कट कर लिए, ये कट कर लिए, इतना इतना पार्ट हम कट कर लिए। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन के लिए आपका पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई एक एग्जैक्ट शेप की कोई चीज़ लेते हैं ना, उसके अंदर उसके जो सेंटर पे, उसके सेंटर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं ऑलवेज। इस केस में अगर ये फुल रेडियस मतलब फुल एक सर्कल होता है, उसके लिए भी सेंटर पे जीरो होता है, बट इसमें से हम थोड़ा कट कर लिए, तो थोड़ा सा अलग कर लिए ना, तो अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेगा तो जीरो भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हम देख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R carries total charge Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना सही है। स्मॉल आर्क क्या कर रहा है इसमें से, ए स्मॉल आर्क ऑफ थीटा इज रिमूव्ड, राइट, थीटा रिमूव कर चुके हैं। अब की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ फुल रिंग जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ फुल रिंग इज इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड की कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन ए स्मॉल आर्क इज रिमूव्ड, क्या होता है जब रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कैंसिल्ड आउट, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं होंगे। देखिए इतने के लिए अगर इस तरफ होता है तो इस पार्ट के लिए इस तरफ होगा, तो अगर इस पार्ट को हम निकाल लेते हैं तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, समझ आया आपको। एंड हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू मिसिंग आर्क बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, देखिए ये जो पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा और जो वैल्यू होगा, ये जो पार्ट हम निकाल रहा है उससे सेम होगा ना, वही ना, उसको अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा है। तो अगर इस पार्ट है ए, ये पार्ट है बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, राइट, बट इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई बी वेक्टर। समझ आया, डायरेक्शन अपोजिट है बट वैल्यू सेम ही है, इसीलिए जब री फॉर्म करते हैं तब जीरो हो जाता है। समझ आया आपको। तो वी विल कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमूव्ड आर्क, देन रिवर्स इट डायरेक्शन टू गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी आर्क के लिए, मतलब कोई भी आर्क के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क क्या होता है, 2k λ/r साइन थीटा बाई 2, राइट, इतना समझ आया। ये फार्मूला आपको याद है, अगर याद नहीं भी है तो भी याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, थीटा दे रखा है ना, वही बस हमें इनपुट कर देना है। सॉरी, थीटा तो हमें बोल ही रखा है, थीटा हमें निकाली है, हम बस के की वैल्यू इनपुट करेंगे तो भी हमारे पास क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। देखिए कैसे हम करेंगे, ये क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/4πε0, राइट, तो 2 × 1/4πε0 इंटू लैम्डा, लैम्डा मांग रहा है हमारे पास, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, ये जो पूरा है उसके ऊपर क्यू है, तो लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन 4π R, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो चलिए यहाँ पर देखिए के इक्वल्स टू ये तो हुआ, और लैम्डा क्या होगा, क्यू अपॉन 4πR, रेडियस, सॉरी 2πR होता है,
रेडियस होता है 2πr। चलिए यहाँ पर q अपन 2πr साइन थीटा बाई 2 ये तो रहेगा ही, तो इसको हम करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो 2 आया, ये q बाई 4π² एप्सिलॉन नॉट r इंटू साइन थीटा बाई 2, ये रहा हमारे पास आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आर्क यही है, इक्वल टू क्या होगा, यही तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन दोनों सेम ही होता है, बट डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन होगा ऑपोजिट, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।